अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे मजाज हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान अमान है और मैं एक तालिब इल्म हूँ। मैं आज एक बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं, जिनमें सरफहरिस्त ये कि मेरे हल्का अहबाब में कुछ लोग दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर बजट 2020-21 जो कि हाल ही में कौमी असम्बली से मंजूर हुआ है, तनकीद के निश्तर चला रहे हैं। और इनकी ये तनकीद कुछ हद तक दुरुस्त भी है, मगर कुछ मामलात में वो बेखबरी के आर्जे में मुब्तला हैं और शायद उनकी बेखबरी ही उन्हें एक मुख्तलिफ मंतकें सुलझाने की तरफ माइल कर रही है। तो आइए इन पस पर्दा हकाइक से पर्दा उठाते। दरअसल बजट बेसिकली यूं समझ लीजिए कि आपकी आमदन और अखराजात के बाहमी रब्त का नाम है कि आप कमा कितना रहे हैं और आप सर्फ कितना कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि आपकी आमदन के ज़राए क्या क्या हैं और आप उस कमाई हुई आमदन को कहां कहां सर्फ कर रहे हैं, कहां कहां उन्हें बरोए कार ला रहे हैं, किस किस जगह पर वो खर्च हो रही है और कितनी मिकदार में खर्च हो रही है। इस बात को हम बजट में कुछ यूं बयान करते हैं। अगर हम मुआशी इस्तिलाह की बात करें तो कमाई हुई आमदन को रेवेन्यू, जबकि लगाए गए अखराजात को एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। और इन दोनों के बाहमी रब्त से ही, इन दोनों के बाहमी मिलाप से ही बजट तश्कील दिया जाता है। अब बजट की तश्कील के दौरान इस बात को मद्देनज़र रखा जाता है कि गवर्नमेंट किस तरह के बरसर इक़्तिदार हुकूमत जो है वो किस तरह रेवेन्यू को जनरेट करेगी, ताकि वो अपने अखराजात और दीगर आजमाइशों से बखूबी नबरद आजमा हो सके। अब जैसे आप सब साहिब इदराक हैं, आपके जहन में भी ये सवाल नमूदार तो होता होगा कि आखिर वो कौन से ज़राए हैं जिससे गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो हम मौजूद हैं ना इस मंतक को सुलझाने के लिए। हम बताते हैं कि कौन से वो ज़राए हैं जिनसे गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मेन सोर्स आप कह लें रेवेन्यू जनरेशन का, वो है आपकी इनकम पे लगने वाला टैक्स, जो आप डायरेक्ट टैक्स के नाम से भी जानते हैं। यानी कि वो इनकम जो आप कमा रहे हैं, मैं नहीं जानता कि आप कौन सी इनकम कमा रहे हैं। आप इनकम फ्रॉम सैलरी कमा रहे हैं, सैलरी पे एक हद लगती है, हद के अगर आप तजावज़ करेंगे तो उस पर आप टैक्स देंगे, डायरेक्ट टैक्स। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी का रेंट ले रहे हैं या प्रॉपर्टी आपने लेट आउट की हुई है वगैरह वगैरह, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पर टैक्स है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से आपको इनकम जनरेट हो रही है, उस पर आप टैक्स दे रहे हैं, दैट इज द इनकम फ्रॉम बिजनेस। आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इस पे जो आप इनकम कमा रहे हो और उस पे एक लगने वाला टैक्स जो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे रहे हो, वो मेन सोर्स है गवर्नमेंट का ऑफ रेवेन्यू। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट ने पिछले साल एक अनरियलिस्टिक टारगेट रखा कि वो रेवेन्यू इतना इकट्ठा करेगी। मसलन जैसे कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि एफबीआर रेवेन्यू जो पिछली दफा बजट में पेश किया गया था वो था 5,555 बिलियन रुपीस, जबकि हकीकत में क्या हुआ कि गवर्नमेंट को नहीं मालूम था। गवर्नमेंट को इस बात से गवर्नमेंट बिल्कुल बेखबर थी कि उसके साथ ये काम भी हो जाएगा। मसलन वो क्या काम कि अब गवर्नमेंट इस बात से बेखबर थी कि पाकिस्तानी कौम तो टैक्स इवेड करती है, वो तो टैक्स से भागती है, उसने तो टैक्स देना नहीं, हम क्यों इतना अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करें और उसको हासिल करने के पीछे हम तगोदो करें। अब गवर्नमेंट की ये कुछ कह लें कि गलती थी, खुशफहमी थी कि वो पाकिस्तानी कौम उन पर इतमाद करके टैक्स दे देगी। अलबत्ता ऐसा हुआ नहीं। 5,555 का हदफ रखा, जबकि हकीकत में जो उन्हें हासिल हुआ वो तकरीबन 4,000 बिलियन था। अब उसके लिए उन्होंने एक रिवाइज्ड एफबीआर रेवेन्यू रिवाइज के नाम से आपको नजर आ रहा होगा कि 3,908 बिलियन आपको शो हो रहे हैं। इसी तरह नॉन टैक्स हैं 894, ये भी एक मेजर सोर्स है इसका, और अदर सोर्सेज भी हैं 267। अब मतलब आप यूं कह लीजिए कि आपका डायरेक्ट टैक्स जो सा है दैट इज द मेन सोर्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आपका रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मतलब आपका जीएसटी जो 17% आप जनरल सेल टैक्स पे करते हैं, कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं या आप सेल करते हैं तो उस पे आप जो टैक्स पे कर रहे हैं वो भी आपका गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू जनरेशन का एक वो सबब बनता है। तो मुसब्बिबुल सबब इन चीज़ों का, मैं बेसिकली इस रेवेन्यू का मुसब्बिबुल सबब कहता हूं आपका इनकम टैक्स, क्योंकि जीएसटी तो इतना नहीं बनता। मतलब इनकम टैक्स अगर हम प्रॉपरली देना शुरू कर देंगे तो रेवेन्यू जनरेशन शुरू हो जाएगी। अब रेवेन्यू, अब
ये मैंने आपके सामने कुछ गुज़िश्ता बरस के कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखे। अब हम चलते हैं मौजूदा दौर में क्या होगा। मौजूदा दौर में गवर्नमेंट ने कहा कि देखें 5555 पिछली दफ़ा हमने रखे थे, मगर इस दफ़ा हमें उम्मीद नहीं कि पाकिस्तानी कौम दोबारा हम पे वो एतमाद करके हम जो हदफ सेट करेंगे उतना ही देगी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने हदफ ही कम कर दिया। मतलब इस दफ़ा आप देखें FBR रेवेन्यू के नाम से तो वो आपको 4963 आपको नजर आ रहा होगा, ये FBR रेवेन्यू है, यानी कि आपकी इनकम पे लगने वाला टैक्स। गवर्नमेंट उम्मीद करती है कि आप इतना पे करेंगे, अलबत्ता हकीकत में इतना होता है कि नहीं होता, वल्लाहु आलम। अब इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू 1108.9 बिलियन, अदर टैक्सेस 501.3 बिलियन और ग्रॉस आपका फेडरल रेवेन्यू जो है वो बन जाता है 6573.2, यानी कि पिछले साल से भी 2.13% कम। जैसे कि मैंने आपको पहले बावर कराया कि हुकूमत ने इस साल पेश की रेवेन्यू का हदफ बनिस्बत गुज़िश्ता साल के कम रखा, यानी तकरीबन 5000 बिलियन, जो कि पूरा होता दिखाई तो नहीं देता। बैर कैफ इस साल तकरीबन पूरा जो टोटल फेडरल रेवेन्यू है वो तकरीबन 6573.2 बिलियन बन जाता है। अब इस रेवेन्यू में से हुकूमत सूबों को NFC अवार्ड के तहत 2874 बिलियन फराहम करती है, क्योंकि वफाक सूबों को इनके माली मामलात में सहारा देता है। बाप जो ठहरा वो सूबों को उनके माली मामलात में सहारा देता है, मगर सूबे देखें कितने आसान फरामोश हैं कि वफाक इतने 2874 इस मतलब रेवेन्यू जनरेट ना होने के बावजूद भी वो सूबों को NFC अवार्ड के तहत 2874 बिलियन रुपए दे रहा है, मगर सूबे हैं कि इल्जामात की बौछार कर रहे हैं कि वफाक हमें कुछ नहीं देता। वो एक मुहावरा है पंजाबी का, गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद, उसके मसदाक ये बात हो गई। इस सहारे को रेवेन्यू में से नफी करने के बाद ये जो सहारा NFC अवार्ड है, इसको जो आपने रेवेन्यू रखा है कि हम इतना कमाएंगे, मतलब 6573.2 बिलियन आपने कहा हम कमाएंगे, इस NFC अवार्ड को उसमें से नफी कर दें। तो नफी करने के बाद पीछे बाकी मानदा तकरीबन 3700 बिलियन रह जाता है। अब इस 3700 बिलियन में सूबे कुछ सरप्लस आपको प्रोवाइड देते हैं, वो तकरीबन 242 बिलियन प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा जो टोटल ग्रॉस रेवेन्यू बन जाएगा वो बन जाएगा 3942 बिलियन। अब मुझे आप एक बात बताइए, 4 बंदों में आप साहिब तदब्बुर जो ठहरे कि अगर आमदन कम हो और आपके अखराजात ज़्यादा हों तो एक ऐसी सूरत हाल में एक आम आदमी क्या खसारे में होगा या नफ़े में? यकीनन खसारे में होगा। यही हाल जनाबे वाला मईशत का है। हमारा बजट जो पहले दिन से ही डेफिसिट का लक़ब पा लेता है और ये इस लक़ब का हकदार भी है। इस साल के खर्चे जो कि आपकी स्क्रीन पर अगर नजर आ रहे हो 7136 बिलियन के होंगे, पिछले साल की निस्बत 1.41% ज्यादा। ये आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं, जबकि आपने जो टोटल कुछ लम्हात पहले हमने एक रेवेन्यू जनरेट किया था वो तकरीबन हमने किया था 3942 बिलियन। खर्चों में से उस रेवेन्यू को माइनस करेंगे तो जो रकम आएगी वो आपका डेफिसिट होगा, जो कि यहाँ 3200 बिलियन का है। अब अगर ये इस सूरत हाल को, इस कंटेक्स्ट को मद्देनज़र रखा जाए और देखा जाए कि अगर आम आदमी की आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा हैं और उसका वो खसारा आ गया, तो वो खसारे को फिल करने के लिए क्या करेगा? यकीनन वो मुस्तार लेगा, किसी से उधार लेगा। और ये माशरा इतना भी बेहिस नहीं जितना दिखाई देता है। यकीनन कोई उस गरीब की, बेबस की, उस मुफलिस की मदद करेगा, उसकी मदद करेगा और उसे मज़ीद गरीब कर देगा। क्यों? वो इंग्लिश में एक मुहावरा है, पुट लास्ट नेल इन कॉफिन। हाँ जी, वो क्या करेगा? वो उस गरीब को कर्जा देगा सूद पे। अब सूद पे कर्जा देने का मतलब है कि आप असल रकम के भी देनदार हैं, जिम्मेदार हैं, और जो आपने रकम ली है उस पर कुछ परसेंटेज सूद का, इंटरेस्ट का, वो भी आपने उसको पे करना है, उसके प्रिंसिपल अमाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट बनेगा। अब वो गरीब बेचारा जहां 100 का मकरूज था वो 110 का मकरूज हो गया। अब ये तो उल्टा उसके लिए वबाले जान बन गया। तो यही हाल पाकिस्तान का है।
जो गुर्बत का मारा IMF के पास जाता है कि कुछ रिलीफ मिलेगा, जबकि हकीकत में IMF उसके लिए वबाले जान बन जाता है। पुप्पी का बेटा तो है नहीं कि फ्री में आपको दे देगा लोन, वो आपसे जनाब सूद लेगा, वो सूद आपके लिए आपके गले का तोक बन जाएगा। तो अब हम चलते हैं बजट की एलोकेशन की तरफ कि बजट किस तरह तकसीम होता है। तो जनाब आप यकीन नहीं करेंगे मगर आपको करना पड़ेगा कि हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका एक मेजर हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा सूद की अदायगी में सर्फ हो जाता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हमारा टोटल जो अखराजात हैं वो 7136 बिलियन है। टोटल अखराजात हमारे 7136 बिलियन है, जिसमें से एक मेजर हिस्सा डेट सर्विस के नाम से आपको नज़र आ रहा होगा 2946 बिलियन। ये आपका बैरून मुल्क से आपने जो कर्जे लिए हुए हैं उनकी अदायगी में सर्फ हो जाएगा। डिफेंस पे आपका 1299 है, जिसकी वजह से मरोड़ उठ रहे हैं, आपके शिकम में मरोड़ उठ रहे हैं। तो इसका भी आगे चल के हम इसका वो एक इजमाली जायज़ा लेंगे कि ये क्या वजह है कि डिफेंस का बजट तालीम से और सेहत से क्यों ज़्यादा है, इसका आगे चल के हम देखेंगे। मगर फ़िलहाल आप इतना ज़हन नशीन कर लें कि हमारा जो मेजर हिस्सा है 2946 बिलियन वो सूद की अदायगी में सर्फ हो जाता है। अदर में जो आप कह लें कि हुकूमती मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, और ये जो मुलाजमीन की तनख्वाहें वगैरह हैं ये इसमें आ जाएंगी। और फिर आगे आ जाता है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर PSDP 650 और अदर में 142। साथ ही गुज़िश्ता साल के भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि पिछले साल जो हमने सूद की अदायगी की वो थी 2891 बिलियन, और डिफेंस पे हमने खर्च किया 1153 बिलियन, और जो हमने डेवलपमेंट पे खर्च किया वो था 701 बिलियन। अब ये जो डेवलपमेंट पे हमने खर्च किए हैं ये हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ये बहस है बात की। अभी आप ज़हन नशीन रखें कि हमने इस साल जो अखराजात करने हैं उनमें जो मेजर हिस्सा है, जो मेजर पार्ट कर रहा है वो है डेट सर्विस। तो असल में ये इन चीज़ों के गुजरने के बाद, मतलब डेट सर्विस आपने सूद की अदायगी दे दी, डिफेंस पे आपने खर्चा कर लिया, हुकूमती मशीनरी पे आपने खर्चा कर लिया, डेवलपमेंट पे आपने खर्चा कर लिया, तो ये तमाम खर्चे होने के बाद जो बाकी मानदा चीज़ें हैं वो हम गरीबों पे सर्फ होती हैं जनाब। उसमें आप हेल्थ कह लें, आप एजुकेशन कह लें, आप दीगर कह लें, वो बाद के मसाइल हैं, ये मेन मसाइल हैं। अब हम चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ, जो कि ज़ुबान ज़दे आम है कि देखो फ़ौज खा गई मुल्क को, फ़ौज बजट खा गई सारा। देखो कैसे मुमकिन है, ये लोग सवाल कर रहे हैं आजकल, और ये कह लें कि बेखबरी है लोगों को शायद, या वो हकायक से नाआशना है। कहते हैं देखो जी दिफा जौन सा है वो तालीम और सेहत से ज़्यादा उसको तरजीह दे रही है हुकूमत। तो कुछ तो ये कहने से भी गुरेज नहीं करते, वो कहते हैं जो देखो जी इमरान खान फ़ौज के आगे सर तस्लीम खम किए हुए। बात उनकी किसी हद तक मानी भी जा सकती है, मान लेते हैं, मगर कुछ तो कम अज़ कम राजा जी कुछ तो ख्याल करें। तो ये तस्वीर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसे देखने के बाद किसी शक का कोई गुमान नहीं रहता। इसके मुताबिक हम अपने दिफा पे जो खर्च कर रहे हैं वो पिछले साल की निस्बत 5.1% इजाफे के साथ है। मगर अगर डॉलर की टर्म्स में देखें तो हूबहू पिछला बजट ही है। मजीद ये कि साउथ एशिया पे खर्च किया जाने वाला बजट का रुझान बहुत ज़्यादा है, जिससे खित्ते की खास तौर पर पाकिस्तान की सालमियत को बहुत खतरा है। ये तमाम हकायक आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मॉडर्न डिप्लोमेसी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन इंक्रीजिंग डिफेंस बजट इज अ सिक्योरिटी थ्रेट फॉर पाकिस्तान। अंदाजा इस बात से लगाएं कि पड़ोसी मुल्क भारत दिफा पर 66.9 बिलियन डॉलर की खती रकम खर्च कर रहा है, जबकि हम 10.3 बिलियन डॉलर खर्च करने पर भी वबाल खड़ा कर रहे हैं। मजीद ये कि अगर किसी को इमरान के फौज नवाज होने पर शक है तो वो ये स्क्रीन पर आखिरी पैरा बखूबी बगौर पढ़े, मुतालिया करे इसका, और देख ले कि नवाज शरीफ साहब के दौर में दिफा पे कितना खर्च होता रहा। हम कमज़ोर GDP रखते हुए भी इसका सिर्फ 2.82% दिफा पर खर्च करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। मैं मानता हूँ साउथ एशिया में इससे ज़्यादा कहीं नहीं है, मगर GDP का तो भी हिसाब लगाइए कि GDP बेसिकली हमारी सबसे वीक है, हम नेगेटिव में हैं IMF की रिपोर्ट के मुताबिक।
मुवाजना 2018-19 के बजट पर किया जाए, जबकि नून लीग बरसरे इक़्तिदार थी, तब दिफा पर 2.87% खर्च हुआ। रही बात तालीम और सेहत और दूसरे शोबों की, जिनका हम मुवाजना कर रहे हैं दिफा के साथ और कह रहे हैं कि हुकूमत की क्या तरजीह दिफा है, तालीम सेहत नहीं है, उनके नाम मेरा एक छोटा सा पैगाम यही है कि देखें, तालीम और सेहत ये तमाम शोबे और इस तरह के दीगर शोबे हुकूमत वफाक के पास 18वीं तरमीम के बाद नहीं रहे, जबकि ये सूबों के पास चले गए। तो सूबे जो बजट पास करेंगे उनमें मुवाजना करना होगा कि वो तालीम पे कितना खर्च कर रहे हैं, सेहत पे कितना खर्च कर रहे हैं, या सूबों के आपस में कंपैरिजन देखेंगे और उनकी आपस में देखेंगे कौन बेहतर कारकर्दगी कर रहा है। तो IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो GDP है वो -0.5% है, जबकि गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 0.4% है। अब ये तफावत, ये फ़र्क क्यों है, वल्लाहु आलम। अगर आपको इस बारे में इल्म हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। GDP है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के एक मुल्क में पैदा होने वाली गुड्स और सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। अब जब कोरोना की वजह से तमाम कारोबार ठप हैं और तकरीबन या खसारे में है या तकरीबन ठप हैं, तो ऐसी सूरत हाल में कोई प्रोडक्शन होना मुतवक्को नहीं, बवजह जिसके गवर्नमेंट की ये उम्मीद कि वो 2% पर GDP को ले जाएगी, ये होता नामुमकिन दिखाई देता है। बात करते हैं इन्फ्लेशन रेट की। इन्फ्लेशन रेट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट गुज़िश्ता दुरानिये की निस्बत इस दफ़ा कुछ बेहतर है, कम दिखाई देता है। अब अलमिया ये है कि यहाँ पे पेट्रोल सस्ता हो तो पेट्रोल नायाब हो जाता है, यहाँ पे चीनी सस्ती हो चीनी नायाब हो जाती है। बेसिकली इसके पीछे हम उसमें शरीके जुर्म हैं। एक शेर है, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तो आखिर में अहम बात जो इस तमाम बहस के आखिर में बात रखी गई है कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो अफजाइश पे मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, इन तमाम सूरत हाल को परखने के बावसफ़ अगर वो मुतालबा कर रहे हैं अपनी तनख्वाहों में अफजाइश का, तो क्या वो मुतालबा जायज़ है? और ख़ास करके इस सूरत हाल में जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम से कम है और मुश्किलात का एक पहाड़ है जो उसके सर पे मौत बन के, अजल बन के खड़ा है। तो अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।